आज की कहानी एक ऐसे रिश्ते की है जिसे हमने हमेशा सुना तो बहुत है, लेकिन कभी वह जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। रिश्ते जब असल जिंदगी में सामने आते हैं तो उनकी तस्वीर कुछ अलग होती है। हम अक्सर सपनों में खोकर यह सोचते हैं कि रिश्ते हमेशा खूबसूरत और बिना किसी मुश्किल के होते हैं, लेकिन असलियत में कई बार इन्हें समझना और निभाना चुनौतीपूर्ण होता है। आज हम बात करेंगे ऐसे रिश्ते की जो हमारी उम्मीदों से थोड़ा हटकर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह दिल छूने वाली कहानी। अब दीपाली को महसूस हो रहा था कि उसे 6 माह पहले एक योजना के तहत ही घर से बाहर भेजा गया था। दूसरे शब्दों में, उसके अपनों ने ही उसे धोखे में रखा था। धोखा भी ऐसा कि रिश्तों पर से भरोसा ही डगमगा जाए। जब से रजनी बुआ ने दीपाली को यह बताया कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके पापा ने दूसरी शादी की है, तब से उसका मन यह सोचकर बेचैन हो रहा था कि जब वह घर वापस जाएगी तो वहां एक ऐसी अजनबी औरत को देखेगी जो उसकी मां की जगह ले चुकी होगी और जिसे उसे मम्मी कहकर बुलाना होगा। पापा की शादी की बात सुनकर दीपाली के अंदर विचारों के झंझावात उठ रहे थे। मम्मी की मौत के बाद दीपाली ने पापा को जितना गमगीन और उदास देखा था, उससे ऐसा नहीं लगता था कि वह कभी दूसरी शादी की सोचेंगे। वैसे भी मम्मी जब जिंदा थीं तो दीपाली ने उन्हें कभी पापा से झगड़ते नहीं देखा था। दोनों में बेहद प्यार था। मम्मी को कैंसर होने का पता जब पापा को चला तो उन्हें छिप छिप कर रोते हुए दीपाली ने देखा था। ये जानते हुए भी कि मम्मी बस कुछ ही दिनों की मेहमान हैं, पापा ने दिन रात उनकी सेवा की थी। इन सब बातों को देखकर कौन कह सकता था कि वह मम्मी की बरसी का भी इंतजार नहीं करेंगे और दूसरी शादी कर लेंगे। अब जब पापा की दूसरी शादी एक कठोर हकीकत बन चुकी थी तो दीपाली को अपने दोनों छोटे भाई बहन की चिंता होने लगी थी। बहन नमिता से कहीं अधिक चिंता दीपाली को अपने छोटे भाई सिद्धांत की थी, जो 5वीं कक्षा में पढ़ रहा था। मम्मी को कैंसर होने का जब पता चला था तो दीपाली BA फाइनल में थी और BA करने के बाद B.Ed करने का सपना उसने देखा था। लेकिन मम्मी की असमय मृत्यु से दीपाली का वह सपना एक तरह से बिखर गया था। दीपाली बड़ी थी, इसलिए मम्मी की मौत के बाद उसे लगा था कि छोटे भाई बहन के साथ साथ पापा की देखभाल की जिम्मेदारी भी उसके कंधों पर आ गई थी और उसने भी अपने दिलो दिमाग से इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए खुद को तैयार कर लिया था। मगर दीपाली को हैरानी उस समय हुई जब मम्मी की मौत के 3-4 महीने बाद ही पापा ने उसे खुद ही B.Ed करने के लिए कह दिया। दीपाली ने तब यह कहा था कि अगर वह भी पढ़ाई में लग गई तो घर को कौन देखेगा। तो पापा ने कहा, घर की चिंता तुम मत करो, यह देखना मेरा काम है। तुम अपने भविष्य की सोचो और अपनी आगे की पढ़ाई शुरू कर दो। मगर यहां B.Ed के लिए सीट का मिलना मुश्किल है पापा। तो क्या हुआ, तुम्हारी रजनी बुआ जम्मू में है। सुनने में आता है कि वहां आसानी से सीट मिल जाती है। मैं रजनी से फोन पर इस बारे में बात करूंगा, वह इसके लिए सारा प्रबंध कर देगी, पापा ने दीपाली से कहा था। दीपाली तब असमंजस से पापा का मुख ताकती रह गई थी, क्योंकि ऐसा करना न तो घर के हालात को देखते हुए सही था और न ही दुनियादारी के लिहाज से। लेकिन पापा तो उसे रजनी बुआ के पास भेजने का मन बना ही चुके थे। दीपाली की दलीलों और नानुकुर से पापा का इरादा बदला नहीं था और हमेशा दूसरों के घर की हर बात पर टीका टिप्पणी करने वाली रजनी बुआ को भी पापा के फैसले पर कोई ऐतराज नहीं हुआ था। होता भी क्यों, शायद पापा जो भी कर रहे थे रजनी बुआ के इशारे पर ही तो कर रहे थे। उसे लगा सब कुछ पहले से ही तय था। B.Ed की पढ़ाई तो जैसे उसे घर से निकालने का बहाना भर था। अब सारी तस्वीर दीपाली के सामने बिल्कुल साफ हो चुकी थी। शायद मम्मी की मौत के तुरंत बाद ही गुपचुप तरीके से पापा की दूसरी शादी की कोशिशों का सिलसिला शुरू हो गया था। दीपाली को पक्का यकीन था कि इसमें रजनी बुआ ने अहम भूमिका निभाई होगी। मम्मी की मौत पर रजनी बुआ की आंखें सूखी ही रही थीं। फिर भी छाती पीट पीट कर विलाप करने का दिखावा करने के मामले में बुआ सबसे आगे थीं। एक तो वैसे भी रजनी बुआ का रिश्ता दिखावे का था, दूसरे मम्मी से बुआ की कभी बनी नहीं थी। उनके रिश्ते में खटास रही थी। इस खटास की वजह अतीत की कोई घटना हो सकती थी। इसके बारे में दीपाली को कोई जानकारी न थी। लगता तो ऐसा है कि मम्मी के कैंसर होने की बात जानते ही
रजनी बुआ ने दोबारा भाई का घर बसाने की बात सोचनी शुरू कर दी थी। तभी तो जब तब इशारों ही इशारों में बुआ अपने अंदर की इच्छा यह कहकर जाहिर कर देती कि औरत के बगैर घर कोई घर नहीं होता। पापा ने भी शायद दोबारा शादी के लिए रजनी बुआ को मौन स्वीकृति दी होगी। तभी तो योजनाबद्ध तरीके से सारी बात महीनों में ही सिरे चढ़ गई थी। चूंकि मैं बड़ी समझदार हो गई थी, मुझसे बगावत का खतरा था, इसलिए मुझे बीएड की पढ़ाई के बहाने बड़ी खूबसूरती से घर से बाहर निकाल दिया गया था। पापा की दूसरी शादी करवाकर वापस आने के बाद रजनी बुआ दीपाली के साथ ठीक से आंख नहीं मिला पा रही थीं और तरह तरह से सफाई देने की कोशिश कर रही थीं। किंतु अब दीपाली को बुआ की हर बात में केवल झूठ और मक्कारी नजर आने लगी थी, इसलिए उसके मन में बुआ के प्रति नफरत की एक भावना बन गई थी। फूफा शायद दीपाली के दिल के हाल को बुआ से ज्यादा बेहतर समझते थे, इसलिए उन्होंने नपे तुले शब्दों में उसे समझाने की कोशिश की थी। मैं तुम्हारे दिल की हालत को समझता हूं बेटी, मगर जो भी हकीकत है अब तुम्हें उसे स्वीकार करना ही होगा। नए रिश्तों से जुड़ना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उससे भी मुश्किल होता है पहले वाले रिश्तों को तोड़ना। इस सच को भी तुम्हें समझना होगा। घर जाने के बारे में दीपाली जब भी सोचती नर्वस हो जाती, उसके हाथ पांव शिथिल पड़ने लगते। कैसा अजीब लगेगा जब वह मम्मी की जगह पर एक अजनबी और अनजान औरत को देखेगी। वह औरत कैसी और किस उम्र की थी दीपाली नहीं जानती, मगर वह उसकी सौतेली मां बन चुकी थी। यह एक हकीकत थी। सौतेली मां का अर्थ दीपाली अच्छी तरह से जानती थी और ऐसी बातों के बारे में वह बहुत कुछ सुन भी चुकी थी। अपने से ज्यादा उसे छोटे भाई बहन की चिंता थी। वह नहीं जानती थी कि सौतेली मां उनके साथ कैसा व्यवहार कर रही होंगी। रजनी बुआ दीपाली से कह रही थी कि वह एक बार घर हो आए और अपनी नई मम्मी को देख ले, लेकिन दीपाली ने बुआ की बात पर अधिक ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अब उनकी अच्छी बात भी उसे जहर लगती थी। इस बीच पापा का 2-3 बार फोन आया था, पर दीपाली ने उनसे बात करने से मना कर दिया था। रजनी बुआ ने दीपाली पर घर जाने और पापा से फोन पर बात करने का दबाव बनाने की कोशिश की, तो उसने बुआ को सीधी धमकी दे डाली। बुआ, अगर आप किसी बात के लिए मुझे ज्यादा परेशान करोगी तो सच कहती हूं, मैं इस घर को भी छोड़कर कहीं चली जाऊंगी और फिर कभी किसी को नजर नहीं आऊंगी। दीपाली की इस धमकी से बुआ थोड़ा डर गई थी। इसके बाद उन्होंने दीपाली पर किसी बात के लिए जोर देना ही बंद कर दिया था। दीपाली को यह भी पता था कि वह हमेशा के लिए बुआ के घर में नहीं रह सकती थी। 5-6 महीने के बाद जब उसकी बीएड की पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो उसके पास बुआ के यहां रहने का कोई बहाना नहीं रहेगा। तब क्या होगा? आने वाले कल के बारे में जितना सोचती, उतना ही अनिश्चितता के धुंधलके में घिर जाती। बगावत पर आमादा दीपाली का मन उसके काबू में नहीं रहा था। फूफा से दीपाली कम ही बात करती थी। बुआ से तो उसका 36 का आंकड़ा था, लेकिन उस घर में दीपाली जिससे अपने दुख सुख की बात करती थी, वह थी शीतल, रजनी बुआ की बेटी। शीतल लगभग उसी की हमउम्र थी और एमए कर रही थी। शीतल उसके दिल के हाल को समझती थी और मानती थी कि उसके पापा ने उसकी गैर मौजूदगी में शादी करके गलत किया था। इसके साथ वह दीपाली को हालात के साथ समझौता करने की सलाह भी देती थी। सौतेली मां के लिए दीपाली की नफरत को भी शीतल ठीक नहीं समझती थी। वह कहती थी, बहन, तुमने अभी उसको देखा नहीं, जाना नहीं, फिर उससे इतनी नफरत क्यों? अगर किसी औरत ने तुम्हारी मां की जगह ले ली है तो इसमें उसका क्या कसूर है? कसूर तो उसको उस जगह पर बिठाने वाले का है। ऐसा कहकर शीतल एक तरह से सीधे दीपाली के पापा को कसूरवार ठहराती थी। कसूर किसी का भी हो, पर दीपाली किसी भी तरह न तो किसी अनजान औरत को मां के रूप में स्वीकार करने को तैयार थी और न ही पापा को माफ करने के लिए। वह तो यहां तक सोचने लगी थी कि पढ़ाई पूरी होने पर उसको रजनी बुआ का घर भले ही छोड़ना पड़े, लेकिन वह अपने घर नहीं जाएगी। नौकरी करके अपने पैरों पर खड़ी होगी और अकेली किसी दूसरी जगह रह लेगी। 2 बार फोन करने के बाद पापा ने फिर दीपाली से बात करने की कोशिश नहीं की थी। हालांकि रजनी बुआ से पापा की बात होती रहती थी। नमिता और सिद्धांत से दीपाली ने फोन पर जरूर 2-3 बार बात की थी, लेकिन जब भी नमिता ने उससे नई मम्मी के बारे में चर्चा करने की कोशिश की तो दीपाली ने उसको टोक दिया था, मुझसे इस बारे में बात मत करो,
बस तुम अपना और सिद्धांत का ख्याल रखना। इतना कहते कहते दीपाली की आवाज भीग जाती थी। अपना घर, अपने लोग एक दिन ऐसे बेगाने बन जाएंगे, दीपाली ने कभी सोचा नहीं था। पहले तो दीपाली सोचती थी कि शायद पापा खुद उसे मनाने रजनी बुआ के यहां आएंगे, पर एक एक कर कई दिन बीत जाने के बाद दीपाली के अंदर की यह आशा धूमिल पड़ गई। इससे दीपाली ने यह अनुमान लगाया कि उसकी मम्मी की जगह लेने वाली औरत, सौतेली मां, ने पापा को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। इस सोच ने उसके अंदर की नफरत को और गहरा कर दिया। अचानक एक दिन बुआ ने नौकरानी से कहकर ड्राइंग रूम के पिछले वाले हिस्से में खाली पड़े कमरे की सफाई करवा कर उस पर कालीन बिछवा और नई चादर बिछवा दी थी, तो दीपाली को लगा कि बुआ के घर कोई मेहमान आने वाला है। दीपाली ने इस बारे में शीतल से पूछा तो वह बोली, मम्मी की एक पुरानी सहेली की लड़की कुछ दिनों के लिए इस शहर में घूमने आ रही है, वह हमारे घर में ही ठहरेगी। क्या तुमने उसको पहले देखा है? दीपाली ने पूछा। नहीं, शीतल का जवाब था। दीपाली को घर में आने वाले मेहमान में कोई दिलचस्पी नहीं थी और न ही उससे कोई लेना देना ही था। फिर भी वह जिन हालात में बुआ के यहां रह रही थी, उसके मद्देनजर किसी अजनबी के आने के ख्याल से उसको बेचैनी महसूस हो रही थी। वह न तो किसी सवाल का सामना करना चाहती थी और न ही सवालिया नजरों का। रजनी बुआ की मेहमान जब आई तो दीपाली उसे देखकर ठगी सी रह गई। चेहरा दमकता हुआ, सौम्य, शांत और ऐसा मोहक कि नजर हटाने को दिल न करे। होठों पर ऐसी मुस्कान जो बरबस अपनी तरफ सामने वाले को खींचे। आंखें झील की मानिंद गहरी और खामोश। उम्र का ठीक से अनुमान लगाना मुश्किल था, फिर भी 30 और 35 के बीच की रही होगी। देखने से शादीशुदा लगती थी, मगर अकेली आई थी। रजनी बुआ ने अपनी सहेली की बेटी को अर्चना कहकर बुलाया था, इसीलिए उसके नाम को जानने के लिए किसी को कोई कोशिश नहीं करनी पड़ी। मेहमान को घर के लोगों से मिलवाने की औपचारिकता पूरी करते हुए रजनी बुआ ने अपनी भतीजी के रूप में दीपाली का परिचय अर्चना से करवाया तो उसने एक मधुर मुस्कान लिए बड़ी गहरी नजरों से उसको देखा। वह नजरें बड़े गहरे तक दीपाली के अंदर उतर गई थीं। दीपाली समझ नहीं सकी कि उसके अंदर गहरे में उतर जाने वाली नजरों में कुछ अलग क्या था। तुम सचमुच एक बहुत ही प्यारी लड़की हो, हाथ से दीपाली के गाल को हल्के से थपथपाते हुए अर्चना ने कहा। उसके व्यवहार के अपनत्व और स्पर्श की कोमलता ने दीपाली को रोमांच से भर दिया। दीपाली तब कुछ बोल नहीं सकी थी। रजनी बुआ अर्चना की जिस प्रकार से आवभगत कर रही थीं, वह भी कोई कम हैरानी की बात नहीं थी। एक ही घर में रहते हुए कोई कितना भी अलग अलग और अकेला रहने की कोशिश करे, मगर ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे का सामना हो ही जाता है। दीपाली और अर्चना के मामले में भी ऐसा ही हुआ। दोनों अकेले में कई बार आमने सामने पड़ जाती थीं। अर्चना शायद उससे बात करना चाहती थी, लेकिन दीपाली ही उसे इसका मौका नहीं देती थी और केवल एक हल्की सी मुस्कान अधरों पर बिखेरती हुई वह तेजी से कतरा कर निकल जाती थी। एक दिन दीपाली को चौंकाते हुए अर्चना रात को अचानक उसके कमरे में आ गई। दीपाली को रात देर तक पढ़ने की आदत थी। अर्चना को अपने कमरे में देख चौंकी थी दीपाली। आप? उसके मुख से निकला। बाथरूम जाने के लिए उठी थी। तुम्हारे कमरे की बत्ती को जलते देखा तो इधर आ गई। मेरे इस तरह आने से तुम डिस्टर्ब तो नहीं हुई? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, दीपाली ने कहा। रात की शांति में पढ़ना काफी अच्छा होता है। मैं भी अपने कॉलेज के दिनों में अक्सर रात को ही पढ़ती थी, मगर बहुत देर रात जागना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अब 1 बजने को है, मेरे ख्याल में तुम्हें सो जाना चाहिए। अर्चना ने अपनी बात इतने अधिकार और अपनत्व से कही थी कि दीपाली ने हाथ में पकड़ी हुई किताब बंद कर दी। मेरा यह सब कहना तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? उसे किताब बंद करते हुए देख अर्चना ने पूछा। नहीं, बल्कि अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों बाद किसी ने इस अधिकार के साथ मुझसे कुछ कहा है। आज मम्मी की याद आ रही है। वह भी मुझे बहुत देर रात तक जागने से मना किया करती थीं, दीपाली ने कहा। उसकी आंखें अनायास आंसुओं से झिलमिला उठी थीं। दीपाली की आंखों में झिलमिलाते आंसू अर्चना की नजरों से छिपे न रह सके थे। इससे वह थोड़ी व्याकुल सी दिखने लगी। उसने प्यार से दीपाली के गाल को सहलाया और बोली, जो बीत गया हो उसको याद करके बार बार खुद को दुखी नहीं करते। अब सो जाओ, सुबह बहुत सारी बातें करेंगे।
इतना कहने के बाद अर्चना मुड़कर कमरे से बाहर निकल गई। इसके बाद तो दीपाली और अर्चना के बीच की दूरी जैसे सिमट गई और दोनों के बीच की झिझक भी खत्म हो गई। एकाएक ही दीपाली को अर्चना बहुत अपनी सी लगने लगी थी। जाहिर है, अपने व्यवहार से दीपाली के विश्वास को जीतने में अर्चना सफल हुई थी। अब दोनों में काफी खुलकर बातें होने लगी थीं। दीपाली के शब्दों में सौतेली मां के प्रति आक्रोश को महसूस करते हुए एक दिन अर्चना ने कहा, आखिर तुम दूसरों के साथ साथ अपने से भी इतनी नाराज क्यों हो? क्या रजनी बुआ ने मेरे बारे में आपको कुछ नहीं बतलाया? बतलाया है। गंभीर और शांत नजरों से दीपाली को देखती हुई अर्चना बोली। क्या? यही कि तुम्हारे पापा ने किसी और औरत से दूसरी शादी कर ली है, वह भी तुम्हारी गैर मौजूदगी में और तुम्हें बतलाए बगैर। दीपाली की आंखों में झांकती हुई अर्चना ने शांत स्वर में कहा, इतना सब जानने के बाद भी आप मुझसे पूछ रही हैं कि मैं नाराज क्यों हूं? दीपाली के स्वर में कड़वाहट थी। अधिक नाराजगी किससे है, अपने पापा से या सौतेली मां से? नाराजगी सिर्फ पापा से है, सौतेली मां से नहीं। अर्चना ने पूछा। नहीं, उनसे मैं नफरत करती हूं। नफरत? क्या तुमने अपनी सौतेली मां को देखा है या उनसे कभी मिली हो? अर्चना ने पूछा। नहीं। फिर सौतेली मां से नफरत क्यों? नफरत तो हमेशा बुरे इंसानों से की जाती है ना? अर्चना ने कहा। सौतेली माएं बुरी ही होती हैं, अच्छी नहीं। ओह हां, मैं तो इस बात को जानती ही नहीं थी। तुम कह रही हो तो यह ठीक ही होगा। बुरी ही नहीं, हो सकता है सौतेली मां देखने में डरावनी भी हो, हल्का सा मुस्कुराते हुए अर्चना ने कहा। दीपाली को इस बात से भी हैरानी थी कि रजनी बुआ ने अपने घर की बातें अपनी सहेली की बेटी से कैसे कर दी। अर्चना अपने मृदुल और आत्मीय व्यवहार से दीपाली के बहुत करीब तो आ गई थी, मगर वह उसके बारे में ज्यादा जानती न थी, सिवाय इसके कि वह रजनी बुआ की किसी सहेली की लड़की थी। फिर एक दिन दीपाली ने उससे पूछ ही लिया, आपकी शादी हो चुकी है? हां, अर्चना ने कहा। फिर आप अकेली यहां क्यों आई हैं? अपने पति को भी साथ में लाना चाहिए था। वह साथ नहीं आ सकते थे। क्यों? दीपाली ने पूछा। क्योंकि कोई ऐसा काम था जो उनके साथ रहने से मैं नहीं कर सकती थी। अर्चना ने बड़ी गहरी और भेदपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। ऐसा कौन सा काम है? दीपाली ने पूछा, लेकिन अर्चना जवाब में केवल मुस्कुराती रही। बोली, कुछ नहीं। अब पढ़ाई के लिए दीपाली जब भी ज्यादा देर रात तक जागती तो अर्चना उसके कमरे में आ जाती और अधिकार पूर्वक उसके हाथ से किताब पकड़कर एक तरफ रख देती, उसे सोने के लिए कहती। दीपाली भी छोटे बच्चे की तरह चुपचाप बिस्तर पर लेट जाती। गुड गर्ल कहते हुए अर्चना अपना कोमल हाथ उसके ललाट पर फेरती और बत्ती बुझाकर कमरे से बाहर निकल जाती। अर्चना दीपाली की कुछ नहीं लगती थी, फिर भी कुछ ही दिनों में वह दीपाली को इतनी अपनी लगने लगी कि उसे बार बार मम्मी की याद आने लगी। ऐसा क्यों हो रहा था, यह वह स्वयं नहीं जानती थी। एक दिन शीतल ने दीपाली को यह बतलाया कि अर्चना अगले दिन सुबह की ट्रेन से वापस अपने घर जा रही है, तो उसे एक धक्का सा लगा। आपने मुझको बतलाया नहीं कि आप कल जा रही हैं? मिलने पर दीपाली ने अर्चना से पूछा। मेहमान कहीं हमेशा नहीं रह सकते, उन्हें एक न एक दिन अपने घर जाना ही पड़ता है। दीपाली का मुखड़ा उदासी की बदलियों में घिर गया। आप जिस काम से आई थीं, क्या वह पूरा हो गया? दीपाली ने पूछा तो उसकी आवाज में उदासी थी। ठीक से बता नहीं सकती, वैसे मैंने कोशिश की है, नतीजा क्या निकलेगा मुझे मालूम नहीं। अर्चना ने कहा। आप कितनी अच्छी हैं, मैं आपको भूल नहीं सकूंगी। अर्चना के हाथों को अपने हाथ में लेते हुए दीपाली ने उदास स्वर में कहा। शायद मैं भी नहीं, अर्चना ने जवाब दिया। क्या हम दोबारा कभी मिलेंगे? दीपाली ने पूछा। भविष्य के बारे में कुछ बताना मुश्किल है और दुनिया में संयोगों की कमी भी नहीं है, दीपाली के हाथों को दबाते हुए अर्चना ने कहा। रवानगी से पहले की रात को अर्चना दीपाली के कमरे में आई तो वह बहुत गंभीर थी। उसकी तरफ देखकर अर्चना बोली, जाने से पहले मैं तुमको कुछ समझाना चाहती हूं। मेरी बात पर अमल करना न करना तुम्हारी मर्जी होगी। जीवन के सच से मुंह मोड़ना और हालात का सामना करने के बजाय उससे दूर भागना समझदारी नहीं। जिसे तुमने देखा नहीं, जाना नहीं, उसके लिए नफरत क्यों? नफरत इसलिए क्योंकि उसके साथ सौतेली शब्द जुड़ा है। प्यार और नफरत करने का तुम्हें हक है,
किंतु तब तक नहीं जब तक तुम किसी को देख या जान न लो। अगर तुम्हारे पापा ने किसी दूसरी औरत से शादी करके तुम्हारा दिल दुखाया है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपने घर पर अपना हक छोड़ दो। तुम्हें परीक्षाएं देने के बाद अपने घर वापस जाना ही है, ये पक्का इरादा कर लो। अपनों पर नाराज हुआ जाता है, उन्हें छोड़ा नहीं जाता। रही बात तुम्हारे पापा के साथ शादी करने वाली दूसरी औरत, मेरा मतलब तुम्हारी सौतेली मां से है, एक बार उसे भी देख लेना। अगर वह सचमुच तुम्हारी सोच के मुताबिक बुरी हो तो उसे घर से बाहर का रास्ता दिखाने का इंतजाम कर देना। इसके लिए तुम्हें अपने पापा से भी झगड़ना पड़े तो कोई हर्ज नहीं। जब अर्चना अपनी बात कह रही थी तो दीपाली हैरानी से उसके चेहरे को देख रही थी। अर्चना की बातों से उसे एक बल मिल रहा था। दीपाली को लग रहा था अर्चना ठीक कह रही है। वह अपना घर क्यों छोड़े? उसे हालात का सामना करना चाहिए था। फिर उस औरत से नफरत कैसी जिसे अभी उसने देखा भी नहीं था। अगले दिन सुबह अर्चना चली गई। कुछ भी नहीं होते हुए अर्चना कुछ ही दिनों में अपने पन का जो कोमल स्पर्श दीपाली को करवा गई थी उसे भूलना मुश्किल था। यही नहीं, वह दीपाली की दिशाहीन जिंदगी को एक दिशा भी दे गई थी। परीक्षाओं के शुरू होते ही दीपाली ने रजनी बुआ से घर जाने की बात कह दी और थोड़े थोड़े करके अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। परीक्षाएं खत्म होते ही दीपाली अपने घर को रवाना हुई तो रजनी बुआ खुद उसे अमृतसर जाने वाली बस में बैठाने के लिए बस अड्डे पर आईं। बस जब चल पड़ी तो दीपाली के मन में कई सवाल बुलबुले बनकर उभरने लगे कि पापा उसका सामना कैसे करेंगे, उसका सौतेली मां से सामना कैसे होगा, वह कैसा व्यवहार करेंगी। दीपाली जानती थी कि उसको बस में बैठाने के बाद बुआ ने फोन पर इसकी सूचना पापा को दे दी होगी। शायद घर में उसके आने के इंतजार में होंगे सभी। सामान का बैग हाथ में लिए घर के दरवाजे के अंदर दाखिल होते ही एक बार तो दीपाली को ऐसा लगा था कि किसी बेगानी जगह पर आ गई है। पापा उसके इंतजार में ड्राइंग रूम में ही बैठे थे। उनके साथ नमिता और सिद्धांत भी थे जो दौड़कर उससे लिपट गए। उनको प्यार करते हुए दीपाली की नजरें पापा से मिलीं। चाहकर भी दीपाली मुस्कुरा नहीं सकी। उसने केवल इतना ही कहा, हेलो पापा, कैसे हैं आप? अच्छा हूं, अपनी सुनाओ। सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, और होती भी तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझको कुछ समय से तकलीफें बर्दाश्त करने की आदत पड़ चुकी है। कोशिश करने पर भी अपने गुस्से और आक्रोश को छिपा नहीं सकी दीपाली। इस पर पापा ने नमिता और सिद्धांत से कहा, तुम दोनों जाकर जरा अपनी दीदी का कमरा ठीक करो, मैं तब तक इससे बातें करता हूं। पापा का इशारा समझकर दोनों तुरंत वहां से चले गए। मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, उनके जाने के बाद पापा ने कहा। मुझको बहाने के साथ घर से बाहर भेजकर मेरी मम्मी की जगह एक दूसरी औरत को दे दी पापा, और इसके बाद भी आप उम्मीद करते हैं कि मुझको नाराज होने का भी हक नहीं। यह मत भूलो कि वह औरत अब तुम्हारी नई मां है, पापा ने दीपाली को चेताया। इससे दीपाली जैसे बिफर गई और बोली, मैं इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करूंगी पापा। मैं इसके लिए तुम पर जोर भी नहीं डालूंगा, मगर तुम उससे एक बार मिल लो, शिष्टाचार के नाते। वह ऊपर कमरे में है, पापा ने कहा। मैं सफर की वजह से बहुत थकी हुई हूं पापा, इस वक्त आराम करना चाहती हूं, इस बारे में बाद में बात करेंगे, दीपाली ने अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए रूखी आवाज में कहा। दीपाली कमरे में आई तो सब कुछ वैसे का वैसा ही था। किसी भी चीज को उसकी जगह से हटाया नहीं गया था। नमिता और सिद्धांत वहां उसके इंतजार में थे। कोशिश करने पर भी दीपाली उनके चेहरों या आंखों में कोई मायूसी नहीं ढूंढ सकी। इसका अर्थ था कि उन्होंने मम्मी की जगह लेने वाली औरत को स्वीकार कर लिया था। तुम दोनों की पढ़ाई कैसी चल रही है? दीपाली ने पूछा। एकदम फर्स्ट क्लास दीदी, नमिता ने जवाब दिया। और तुम्हारी नई मम्मी कैसी हैं? दीपाली ने टटोलने वाली नजरों से दोनों की ओर देखकर पूछा। बहुत अच्छी दीदी, तुमने मां को नहीं देखा? नमिता ने पूछा। नहीं, क्योंकि मैं देखना ही नहीं चाहती, दीपाली ने कहा। ऐसी भी क्या बेरुखी दीदी, नई मम्मी तो रोज ही तुम्हारी बातें करती हैं। उनका कहना है कि तुम बेहद मासूम और अच्छी हो। जब मैंने कभी उनको देखा नहीं, कभी उनसे मिली नहीं, तब उन्होंने मेरे अच्छे और मासूम होने की बात कैसे कह दी? ऐसी मीठी और चिकनी चुपड़ी बातों से कोई पापा को और तुमको खुश कर सकता है, मुझे नहीं, दीपाली ने कहा। दीपाली की बातें सुनकर नमिता और सिद्धांत एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उनके चेहरे के भावों को देखकर दीपाली को ऐसा लगा था कि उनको उसकी बातें
ज्यादा अच्छी नहीं लगी थीं। नमिता से चाय और साथ में कुछ खाने के लिए लाने को कहकर दीपाली हाथ मुंह धोने और कपड़े बदलने के लिए बाथरूम में चली गई। सौतेली मां को लेकर दीपाली के अंदर कशमकश जारी थी। आखिर तो उसका सामना सौतेली मां से होना ही था। एक ही घर में रहते हुए ऐसा संभव नहीं था कि उसका सामना न हो। नमिता चाय के साथ नमकीन और डबल रोटी के पीस पर मक्खन लगाकर ले आई थी। भूख के साथ सफर की थकान थी, सो थोड़ा खाने और चाय पीने के बाद दीपाली थकान मिटाने के लिए बिस्तर पर लेट गई। मस्तिष्क में विचारों के चक्रवात के चलते दीपाली कब सो गई उसे इसका पता भी नहीं चला। दीपाली ने सपने में देखा कि मम्मी अपना हाथ उसके माथे पर फेर रही हैं। नींद टूट गई, पर बंद आंखों में इस बात का एहसास होते हुए भी कि मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है, दीपाली ने उस स्पर्श का सुख लिया। फिर अचानक ही दीपाली को लगा कि हाथ का वह कोमल स्पर्श सपना नहीं, यथार्थ है। कोई वास्तव में ही उसके माथे पर धीरे धीरे अपना कोमल हाथ फेर रहा था। चौंकते हुए दीपाली ने अपनी बंद आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही उसे जो चेहरा नजर आया वह विश्वास करने वाला नहीं था। वह अपनी आंखों को बार बार मलने को विवश हो गई। थोड़ी देर में दीपाली को जब लगा कि उसकी आंखें जो देख रही हैं वह सच है, तो वह बोली, आप? दरअसल दीपाली की आंखों के सामने अर्चना का सौम्य और शांत चेहरा था। गंभीर गहरी नजरें और अधरों पर मुस्कुराहट। हां, मैं। बहुत हैरानी हो रही है ना मुझको देखकर? होनी भी चाहिए। किस रिश्ते से तुम्हारे सामने हूं यह जानने के बाद शायद इस हैरानी की जगह नफरत ले ले। अर्चना ने कहा। मैं आपसे कैसे नफरत कर सकती हूं? दीपाली ने कहा। मुझसे नहीं, लेकिन अपनी मां की जगह लेने वाली एक बुरी औरत से तो नफरत कर सकती हो। वह बुरी औरत मैं ही हूं। मैं ही हूं तुम्हारी सौतेली मां, जिसकी शक्ल देखना भी तुम्हें गवारा नहीं, बिना देखे और जाने ही जिससे तुम नफरत करती रही हो। मैं आज वह नफरत तुम्हारी इन आंखों में देखना चाहती हूं। हम जब पहले मिले थे उस समय तुमको मेरे साथ अपने रिश्ते की जानकारी नहीं थी, पर मैं सब जानती थी। तुमने सौतेली मां के कारण घर आने से इनकार कर दिया था, किंतु सौतेली मां होने के बाद भी मैं अपनी इस रूठी हुई बेटी को देखे बिना नहीं रह सकती थी। इसलिए अपनी असली पहचान को छिपाकर मैं तुमको देखने चल पड़ी थी। तुम्हारे पापा, तुम्हारी बुआ ने भी मेरा पूरा साथ दिया। भाभी को सहेली के बेटी बताकर अपने घर में रखा। मैं अपनी बेटी के साथ रही, उसे यह बतलाए बगैर कि मैं ही उसकी सौतेली मां हूं, वह मां जिससे वह नफरत करती है। याद है तुमने मुझसे कहा था कि मैं बहुत अच्छी हूं। तब तुम्हारी नजर में हमारा कोई रिश्ता नहीं था। रिश्ते तो प्यार के होते हैं, वह सगे और सौतेले कैसे हो सकते हैं? फिर भी इस हकीकत को झुठलाया नहीं जा सकता कि मैं मां जरूर हूं, लेकिन सौतेली हूं। तुमको मुझसे नफरत करने का हक है। सौतेली माएं होती ही हैं नफरत और बदनामी झेलने के लिए। अर्चना की आवाज में उसके दिल का दर्द था। नहीं, सौतेली आप नहीं, सौतेली तो मैं हूं, जिसने आपको जाने बिना ही आपको बुरा समझा, आपसे नफरत की। मुझको अपने आप पर शर्म आ रही है। क्या आप अपनी इस नादान बेटी को माफ नहीं करेंगी? आंखों में आंसू लिए अर्चना की तरफ देखती हुई दीपाली ने कहा। धत, पगली कहीं की, अर्चना ने झिड़कने वाले अंदाज से कहा और दीपाली का सिर अपनी छाती से लगा लिया।